नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस डिस्कस करूँगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। 19 वर्ष की आयु तक मैं बहुत ही खुश थी। मुझ में लचीलापन और आत्मविश्वास था। मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी ओपन माइंडेड थी। अपने अंदर झांक के देखूं तो मैं संभवतः थोड़ी स्वार्थी थी और दूसरे लोगों के बारे में उतना नहीं सोचती थी जितना शायद मुझे सोचना चाहिए था। यह सब अचानक से यूनिवर्सिटी के पहले साल के अंत में बदल गया। मैंने ध्यान दिया कि मैं बहुत चिंता करने लगी हूँ कि यह निश्चित कर सकूँ मेरे कमरे की बत्तियाँ बंद हैं या नहीं, और कई बार सामाजिक गतिविधियों को टालकर बहाने भी बनाती थी ताकि मैं घर वापस चली जाऊं और चेक करूं कि वे बंद हैं या नहीं। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में मैं घर लौटी ताकि अपनी माँ के साथ समय बिता सकूं। वे 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चली गईं और मैं अक्सर ऐसे में आराम से घर पर अकेले समय बिता लेती थी और पार्ट टाइम काम भी कर लेती थी। लेकिन जब वो छुट्टियों से लौटकर घर आईं, मैं ओसीडी की जकड़ में फंस चुकी थी और कुछ दिन बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म भी हो गया। उन 2 हफ्तों में जब मेरी माँ बाहर थी, मैं मान बैठी थी कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। मैं एक ही समय में घंटों तक नहाने लगी थी, लगातार बस अपने हाथ और बाजुएं धोती रहती थी, बार बार अपने कपड़े बदलती रहती थी पूरा दिन, और शायद ही कुछ खा रही थी। मैं जो भी खाती थी मैं उसे बनाती नहीं थी और ना ही छू पाती थी, क्योंकि मुझे भय था कि मैं उसे दूषित कर दूंगी। मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं अपने परिवार के लोगों और दोस्तों को संक्रमित कर दूंगी और मार डालूंगी। अपने दोस्तों और परिवार वालों के सहयोग और उत्साहवर्धन से मैं दूसरे वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी लौट गई। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा डायग्नोसिस बहुत जल्द हो गया और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग सर्विसेज का भी लाभ मिला। मेरे परिवार ने मेरे इलाज के लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च करके सीबीटी भी दिलवाई, पर मुझे यह बहुत मुश्किल लगी। जब तक मुझे सीबीटी के लिए एक बड़े अस्पताल में रेफ़र नहीं किया गया था, मैंने कोई बड़ा बदलाव अपने ओसीडी के इलाज में बनाना शुरू नहीं किया था। आरंभ में तो मैं ग्रुप थेरेपी के लिए हिचक रही थी, पर यह सबसे श्रेष्ठ काम था जो मैंने अब तक किया है। ग्रुप थेरेपी में हम सब ने खुद का परिचय दिया और अपने चिकित्सकों से मिले। हम सप्ताह में एक बार मिलते थे और खुद को ERP मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के द्वारा चुनौती देते थे। इस तरह की थेरेपी द्वारा आप जो करते हैं उससे बाहर आ जाते हैं, और मुझे निश्चित करना होता था कि मैं वे सभी क्रियाएं और काम कर रही हूं जो मेरे चिकित्सक मुझे करने को कहते हैं। यह बहुत कठिन था, स्वाभाविक है, पर ग्रुप के दूसरे लोगों में आए सुधार को देख के हौसला बनता था, जिससे मुझे और भी अच्छे से मेहनत करने की प्रेरणा मिलने लगी। ये अच्छा लगता है जानना कि ग्रुप में बाकी सभी लोगों को भी वही चिंताएं और भय हैं जैसे आपको हैं। हालांकि मुझे ध्यान देना होता था कि मैं अन्य लोगों की बेचैनियां ना अपना लूं। ग्रुप थेरेपी के इस पहले कोर्स के बाद मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी और मेरी माँ ने यह टिप्पणी दी कि मैं गंदगी, कीटाणुओं और दूषित होने के प्रति बेफिक्र हो सकती हूँ, पर यह मेरी यात्रा का अंत नहीं था। मेरा ओसीडी तेज़ी से चेक करने वाले रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स में बदल गया। एक बार फिर मुझे सीबीटी के लिए रेफ़र किया गया और मैंने इंडिविजुअल और ग्रुप सेशन लिए। वहाँ मैंने बहुत तरक्की की और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे शहर में एक ओसीडी का फॉलोअप ग्रुप भी है। हर कुछ महीने बाद मिलकर ग्रुप उसके सदस्यों को याद दिलाता है कि ओसीडी कैसे काम करता है, उसका मॉडल क्या है, क्या ट्रिगर होते हैं और ERP क्या और कैसे काम करती है। वहाँ पर सभी लोग टेक्निक्स भी डिस्कस करते हैं कि ERP किस तरह से अच्छे से काम कर सकती है। उधर जो चिकित्सक हैं वे लोगों पर नज़र रख पाते हैं, और अगर कोई भी लगता है कि संघर्ष कर रहा है तो उन्हें आगे अन्य इलाज के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। मैं पुनः काफ़ी अच्छा कर रही थी जीवन में। इस समय मैं फुल टाइम काम भी कर रही थी, लेकिन जब मैंने काम के समय कुछ गलतियाँ की, मेरा ओसीडी इस तरह परिवर्तित हो गया कि मेरे जीवन का हर पहलू परफेक्शनिज्म से भर गया। यह बहुत ही लाचार करने वाला था। बहुत थोड़े से टास्क भी घंटों ले लेते थे।
चेक करती और फिर पुनः चेक करती रहती, दूसरों से पूछती कि वे इस काम को कैसे करेंगे और फिर आश्वासन भी लेना पड़ता था। मैं बहुत बीमार हो गई और काम से छुट्टी लेनी पड़ी। इस पड़ाव पर आकर अब मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे सुझाव दिया कि हमें अब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT करनी चाहिए, क्योंकि मेरा OCD अब पूरी तरह से हावी हो चुका है। ACT में स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस और माइंडफुलनेस की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मेरा पहला टास्क था कि मैं रस हैरिस की किताब द हैप्पीनेस ट्रैप पढूं। जैसा कि मैंने ERP में सीखा था कि किस तरह से कुछ क्रियाओं की मदद से OCD की एंजाइटी से मुक्त होना है, उसके उलट ACT में मुझे सीखना था कि कैसे अपनी एंजाइटी को स्वीकार करना है जो मुझे महसूस होती है, पर फिर भी मुझे वर्तमान में माइंडफुल रहना है, अपने विचारों को नोटिस और स्वीकार करके प्रेजेंट में अपनी अटेंशन को केंद्रित करना है। कुछ एक्सरसाइज की मदद से रस की किताब को बार बार पढ़ के और अपने थेरेपिस्ट से हफ्ते में एक बार मिलके मैं उस अंधेरे में धुएं के बादल से बाहर निकलनी शुरू हुई और अपने दिन के कुछ पलों में उम्मीद और उत्साह को ढूंढने लगी। मैं अपने काम को पुनः प्रारंभ करने में सक्षम हो गई और हर नए दिन का आनंद लेने लगी। अब 3 साल बीत चुके हैं उस समय को जब मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि काम भी नहीं कर पाती थी। मैं यह नाटक नहीं करूँगी कि यह सब बहुत आसान था, क्योंकि बहुत से उतार चढ़ाव थे और एक रिलैप्स भी आया जो एक शोक के बाद हुआ। ऐसा वक्त रहा है जब मैं इतना ज़्यादा बेचैन रहती थी कि मैंने खुद को शारीरिक तौर पे बीमार बना लिया था और यह इतना कठोर दिखता था कि खुद के विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर पाना, पर मैं इस सब से निकल आई। मैं अपने पहले डायग्नोसिस के वक्त से ही दवाएं ले रही हूँ जो 19 वर्ष की आयु में हुआ था मुझे, पर यह CBT के कारण ही है कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँच सकी। मैं पहचान सकती हूँ कि मैं अपने शहर में रहने की वजह से बहुत खुशकिस्मत हूँ, जहाँ थेरेपिस्ट और इलाज बेहद अच्छे हैं, कि मैं एक ACT और CBT का फॉलोअप ग्रुप हर 2 महीने में एक बार अटेंड कर पाती हूँ। पर सीक्रेट ये है कि कभी भी आत्मसंतुष्ट ना होएं, सेटिस्फाई ना होएं। भले ही मैं इस समय बहुत बढ़िया हालत में हूँ, फिर भी मैं यह बेहतर समझती हूँ कि अपना जीवन ACT के सिद्धांतों के आधार पर जीती रहूँ, वर्तमान में जीऊँ, यहीं पर ध्यान लगाऊँ और जीवन जो भी पल ऑफर करता है उनको सराहूँ और स्वीकार करूँ। होशियारी इसी में है कि इस पर काम करते रहें, ज़्यादा भागदौड़ में ना रहें। ये इलाज लेना है, वो इलाज लेना है, बड़े बड़े इलाज ट्राई करने हैं, इस सब भागदौड़ में ना रहें। अब मैं जागरूक हूँ कि किस तरह मेरा मन काम करता है और मैं आभास लगा सकती हूँ कि कब मेरा कोई विचार एक कुचक्र बनाता हुआ नियंत्रण से बाहर हुआ जा रहा है और मैं एक उचित प्रतिक्रिया देती हूँ, ये मैं देख पाती हूँ और ऐसे में मैं एक उचित प्रतिक्रिया दे देती हूँ। मैं अभी भी रस हैरिस की किताब पुनः पढ़ती रहती हूँ और जो अभ्यास की एक्सरसाइजेस करने को सलाह दी गई है वे करती रहती हूँ। इन ग्रुप सेशंस में कई लोगों से मैं मिलती हूँ। एक बार कुछ लोगों ने मेरे अनुभवों से और मेरे प्रयासों से प्रभावित होकर मुझसे कुछ सवाल किए। मुझसे पूछा गया कि अगर मौका मिला तो क्या मैं इस OCD से मुक्त होना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मेरे जवाब ने कुछ लोगों को हैरान किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इससे मुक्त नहीं होना चाहती। आज मैं जो भी हूँ इसी ने मुझे बनाया है। मुझ में डर रहता है कि मैं किसी को अनजाने में दुर्घटनापूर्ण तरह से नुकसान ना पहुँचा दूँ। इसने मुझे आसपास के लोगों के प्रति अत्यधिक फिक्रमंद बना दिया है, जितना मैं पहले कभी नहीं हुई थी, और मैंने हमदर्दी दिखाना भी जाना है। यह सिर्फ मुझे OCD ने दिया है। अब मैं OCD को स्वीकारने में बहुत मजबूत पाती हूँ खुद को, पर साथ ही वैसा जीवन जी रही हूँ जैसा जीना चाहती हूँ, आत्मविश्वास के साथ, और यह भली भांति जानते हुए कि यह मेरे बस में है कि मैं OCD को खुद पर हावी ना होने दूँ और उसे मेरी जिंदगी को नियंत्रित ना करने दूँ, अपितु मैं उसे नियंत्रण में रखूँ। यही सब सीखना OCD के इलाज में ज़रूरी होता है और मेरे इस इलाज में CBT और ACT दोनों ने मेरी बहुत मदद की और मैं शुक्रगुजार हूँ उन किताबों का जो कि मैंने पढ़ी, उन ग्रुप्स का, उन डॉक्टर्स का जिनके संपर्क में मैं आई, और साथ ही
अपने परमात्मा के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सही समय पर सही मदद पहुँचा दी और मैं सही तरह से आगे बढ़ पाई और आज एक संतुष्टि से भरा जीवन भी जी रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी इस जर्नी में भला हो और आप भी अपने ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए सही तरह से प्रगति कर पाएँ। यह स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरों से शेयर करें। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए, ओसीडी पर और जानकारी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर लें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।